हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, 19 मई की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। और चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। साइंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है? न्यूटन, कैलोरी, जूल या वाट? बताएंगे पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे वाट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहां पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक कूलाम बराबर क्या होगा? यहां पे बताइए सब लोग। एक एम्पियर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बताइए इसमें अदिश राशि कौन सी है? संवेग है, द्रव्यमान है, वेग है, बल है। अदिश राशि का उदाहरण बताना है आपको। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, तो वो अदिश राशि कहलाती हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान आपका जो है अदिश राशि है, बाकी सब संवेग, बल, वेग ये सब आपकी सदिश राशियां हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। चलिए इसे सॉल्व करेंगे सब लोग। सभी लोग सॉल्व करेंगे सब लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक कूली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। यहाँ पे जी बराबर दिया गया है 10 मीटर सेकंड। तो यहाँ पे 400 जूल निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। निम्नलिखित में से क्या एक पास्कल के बराबर है? इसमें बताइए, निम्नलिखित में से क्या एक पास्कल के बराबर है? और बिल्कुल यही लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 1 जून को। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं बिल्कुल अच्छे से आपको तैयार करना है। निम्नलिखित में से क्या एक पास्कल के बराबर है? इसमें तो ये वाला 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? बताइए, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो औसत शक्ति कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय के बराबर होती है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? बताइए, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? पूरी क्लास जरूर देखे जाना। ये द्रव्यमान अपन आयतन के बराबर है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव अपवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है या कम हो जाता है या बढ़ जाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, दबाव। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन इसमें नहीं है? ठोसों का द्रव में पिघलना, पदार्थों का किण्वन, गैसों का द्रव में द्रवीकरण, गैसों में वाष्पीकरण, द्रवों का जो है गैसों में वाष्पीकरण। 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं इसमें? ये पदार्थों का किण्वन नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये एक रासायनिक है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन याद रखना। संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुरूप, एवोगाड्रो का नियम, या गैसीय आयतनों का नियम, या गुणित अनुपात का नियम? 60 का जवाब दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड आफ्टरनून सभी को। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना सभी लोग। और पिछली क्लासेस को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुरूप होता है संतुलित रसायन समीकरण। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके परमाणु की अविभाज्यता
के बारे में बताया है। बताइए, निम्नलिखित में से किसके परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? डाल्टन, गोल्डस्टीन, बोर या रदरफोर्ड? बताइए, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? तो वो बताया भाई कौन? डाल्टन ने। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हो, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? 5 अणु होते हैं, ठीक है, उपस्थित। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन या नाभिक? बताएंगे सब लोग, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो अणु कहा जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। यहां पे डैश तत्व में इलेक्ट्रॉनों को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। 64 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसमें से जो है Fe तत्व में इलेक्ट्रॉनों को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। तो यहां पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति पहले घटती है, फिर घटती है, या जो है पहले बढ़ती है या फिर घटती है, या घटती है या बढ़ती है, या नियत रहती है? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है क्या? विकृति विज्ञान, क्रिया विज्ञान, फाइटोपैथोलॉजी या फोटोमार्फोजेनिस? 66 का जवाब दीजिए। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। यहां पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? डी प्लाज्मोलिसिस या साइटोलिसिस या प्रकाश संश्लेषण या प्लाज्मोलिसिस? 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी तैयारी अभी अच्छे से नहीं हुई है, आपको डर लग रहा है हम अंतिम 10 से 12 दिन क्या पढ़ लें ताकि हमारा कुछ ना कुछ तो स्कोर बन ही जाए, तो आप ये मेरी नोट्स ले सकते हो। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके इस नोट्स को ले सकते हो। इसका जो प्राइस है मात्र 49 रुपीज है। अंतिम 10 से 12 दिन पढ़ लेते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो फटाफट देर मत करें क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। फटाफट आप परचेज कर लीजिए। और बीएड अब जो है लाखों नहीं बल्कि मात्र 50,750 रुपए में कर पाओगे हमारे कॉलेज से। ये फीस आप आसान किस्तों में भी जमा कर सकते हो। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं। परीक्षा के दौरान हम रहने की फ्री सुविधा भी देते हैं, बुक्स मटेरियल भी फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। एग्जाम यहाँ पे ईयरली होता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके अपनी सीट बुक करा लो क्योंकि 350 से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ सीट ऑलरेडी बुक करा चुके हैं। आप भी अपनी सीट बुक करा सकते हो। सीट बुक करने का चार्ज नहीं लिया जाता है। आप व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेज दीजिए, आपकी सीट बुक हो जाएगी। अगर आप लोगों को हमसे मिलना है तो आप हमसे प्रयागराज में आके मिल सकते हैं, हमारी ऑफिस में आप मिल सकते हो। तो ये हमारी ऑफिस का एड्रेस है, आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेके रखो। सबसे बेस्ट है आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी सीट बुक करा लो और अच्छे से एग्जाम दो। अच्छे कॉलेज में हम आपका एडमिशन भी करवा देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? बताइए क्यों माना जाता है विचित्र अंगक? 68 का जवाब दीजिए। क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है विचित्र अंगक माना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मैथ के अगर आपको जो है फ्री में क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे मैं डेली 25 क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? 69 का जवाब दीजिए सब लोग। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? तो हैमर नाम है, एनविल है और स्टेर अप है। ये तीनों हड्डियों के नाम है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तंत्रिका आवेग की प्रकृति जो है होती है विद्युतीय या भौतिक या रासायनिक या विद्युत रासायनिक? बताइए, तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है कैसी? विद्युत रासायनिक होती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? बताइए, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? वो है न्यूरॉन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है इसमें? बताइए, मैग्नीज या लौह, कोबाल्ट या मैग्नीशियम? 72 को जवाब दीजिए सब लोग। निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम का भाग है? तो वो है लौह। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं? अग्न्याशय में या गुर्दा में या हृदय में या आंत में? 73 का जवाब दीजिए सब लोग। विटामिन के प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है इसमें? बताइए, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? तो वो है खसरा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? खसरा है संक्रामक रोग, हैजा भी है, मलेरिया भी है, मधुमेह एक संक्रामक रोग नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, सॉल्व करेंगे सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर कर दो, पेन कॉपी लेके बैठ जाया करो जब भी रीजनिंग की क्लास हो। डेली दोपहर में 2:30 बजे हमारे चैनल पे रीजनिंग की क्लास होगी एंड जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आएंगे उसको भी मैं करवाऊंगा। बताइए, एक विशिष्ट कोड में इसको ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कोड में इसको कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। जॉब दीजिए, फटाफट जॉब दीजिए सब लोग। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए सब लोग और आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बताइए, इसको ऐसे लिखा जाता है तो ये नंबर को कैसे लिखा जाएगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग सॉल्व करेंगे सब लोग, हर एक प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग। यहां पे देखना, P और ये लास्ट में Q है, +1 ऐड किया गया है ना, और H और L IJKL +4। ठीक है, O और यहां पे S के बीच का अंतर पता करना है। PQRS, इसमें भी +4 का अंतर है। अब बचा आपका यहां पे N, तो N और यहां पे आपको जो है इसके बीच का अंतर पता करना है, R के बीच का। OPQR, इसके बीच का जो अंतर है 4 का अंतर है। अब यहां पे बचा आपका लास्ट में क्या? लास्ट में बचा आपका E और यहां पे बचा F। E और F के बीच का अंतर कितना है? +1, यानी कि स्टार्टिंग में और ये एंड में +1 का, बाकी बीच में +4 का अंतर सभी में है। बस वैसे ही आपको इसमें कर लेना है। जॉब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। जैसे N का क्या हो जाएगा, लास्ट में O हो जाएगा। अब देखिए, O लास्ट में किसमें है? केवल इसमें है, तो यही आपका सही हो जाएगा, बाकी आपको चेक ही नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे, ये इकाई अंक ज्ञात करिए। इकाई अंक इसके ज्ञात करिए। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इकाई अंक क्या निकल के आएगी? 1 निकल के आएगी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही सरल प्रश्न है, यूनिट डिजिट निकालना। यदि आज शनिवार है तो आज से 57 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बताइए, यदि आज जो है शनिवार है तो आज से 57 दिन बाद के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ध्यान से पढ़ना प्रश्न को। यदि आज शनिवार है तो आज से 57 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब दीजिए भाई। 57 को 7 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो सब लोग।
यहाँ पे रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 1 ऑड डेज, है ना। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सीधे से आज शनिवार है तो 57 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, आज शनिवार तो एक दिन आया एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे रविवार हो जाएगा, ठीक है, रविवार। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुसार संबंध बनाएगा। बताइए, इसका ऐसे संबंध है ना इससे, तो और किससे इसी तरीके से संबंध है ये आपको बताना है। एफ और सी के बीच का अंतर पता कर लो, एच और ई के बीच का अंतर पता कर लो, जे जी के बीच का अंतर पता कर लो, एल और आई के बीच का अंतर पता कर लो। फटाफट जवाब दीजिए। एफ और सी के बीच का अंतर है कितना, सी डी ई -3 का, एच और ई, ई एफ जी एच यहाँ पे -3 का, -3 का अंतर सभी में है। बस देख लो किसमें -3 का अंतर है, ये पहले वाले में है, ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एथनोलॉजी का संबंध मानव जाति से है, तो सेस्मोलॉजी का संबंध किससे है ये आपको बताना है। बताइए, सेस्मोलॉजी का संबंध किससे है। तो यहाँ पे एथनोलॉजी से मानव जाति का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार सेस्मोलॉजी से भूकंप का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न वेन आरेख उन व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता है जो व्यापार करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कितने व्यापारी केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। ये जो सर्कल है आपका, ये चावल वाले व्यापारी हैं, ये गेहूं वाले हैं, ये चना वाले हैं। बताइए सब लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, मैं कलरफुल बना दिया हूं इसमें। कितने व्यापारी केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं इसमें, बताइए सब लोग, फटाफट जवाब दीजिए। 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कितने व्यापारी केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं, फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो सब लोग। दो व्यापारी हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न वेन आरेख उन व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता है जो व्यापार करते हैं। यहाँ पे क्या है, केवल गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या का केवल चावल और गेहूं के व्यापारियों के साथ क्या अनुपात है। बताइए, 8 का जवाब दीजिए। इसमें आप ऑप्शन से कर सकते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न होता है ये, ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हो आप, ज्यादा आपको माइंड यूज ही नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो आप। तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में आप अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप देखे थे कि गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 है ना। कलर चेंज कर देता हूं। और यहाँ पे चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या कितनी है, 20 है ना। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा अनुपात, जब निकालेंगे यहाँ पे 2/20, अगर इसको जब काटेंगे तो 1/10 निकल के आएगा, तो 1:10। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अलका और पलक बहनें हैं, मीनाक्षी रीति की बहन है, और यहाँ पे जो पलक का बेटा है अलका रीति की क्या लगती है ये आपको बताना है। अलका और यहाँ पे पलक ये दोनों बहनें हैं। मीनाक्षी रीति की बहन है, ना ही मीनाक्षी के बारे में अभी पता है ना ही रीति के बारे में, तो इसको छोड़ दो आप। जो पलक का बेटा है, अब यहाँ पे पलक का बेटा, यहाँ पे पलक के बारे में आपको पता है, तो पलक का बेटा है, अलका ऋतिक की क्या लगती है आपको बताना है। फटाफट सॉल्व करिए सब लोग, बहुत अच्छे भाई। अब यहाँ पे ये जो ऋतिक था ये पलक का बेटा है ना, और ये मीनाक्षी ऋतिक की बहन है, इसकी बहन ये हो जाएगी, और ये पलक का बेटा हो गया। अलका ऋतिक से क्या संबंध रखता है ये आपको बताना है।
इसकी ये मॉम हो गई और इसकी ये बहन थी, तो इसकी मॉम की सिस्टर जो है कौन लगेगी, इसकी ऋतिक की मौसी लगेगी। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है ये आपको बताना है। बताइए विषम कौन सा है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपका ये विषम है, सभी में देखेंगे एक संकेतिक जैसे यहाँ पे हैज हैज लगाया गया ना, तो इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कोड में फैट को 9 और रैट को 13 और उसी कोड में मैप को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। बताइए मैप का मान क्या होगा। 11 का जवाब दीजिए सब लोग। यहाँ पे f की जो वैल्यू होती है 6 होती है और a की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, t की वैल्यू होती है 20, है ना। अब इसे आप ऐड कर लो, 20 1 21, 21 6 27 हो गया। अब यहाँ पे कितने थे, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दो, 3 9 27 हो जाएगा, है ना। बस सीधे वैल्यू लिख के जितने वर्ड हैं उससे डिवाइड कर देना है आपको। m की वैल्यू कितनी होगी 13, उसके बाद a है, 1 की 1 हो जाएगी, p का कितना हो जाएगा 16, है ना। इसको ऐड कर दो, कितना निकल के आएगा 30 निकल के आएगा। 3 से डिवाइड कर दो इसको, 10 निकल के आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है, दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए इसमें। बताइए इसको पूरा करिए सब लोग। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत ही सरल है, पहले इसको ऐसे किया गया, फिर इसका अपोजिट ऐसे किया गया, ये है, फिर इसको सीधा सीधा अपोजिट बी से कर दिया जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुने इसमें। बताइए इसमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी आकृति आएगी आपको बताना है। जवाब दीजिए सब लोग। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो। तो यहां पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो आकृति आएगी ये वाली आएगी, चौथी वाली। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है ना, तो इसमें कौन सी आकृति आएगी बताइए। तो यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी बताइए सभी लोग। 24 को जवाब दीजिए, ये पहली वाली आकृति आएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये नीचे एक कथन है और उसके 2 तर्क दिए गए हैं और कथन को पढ़ना है, फिर आपको बताना है कौन सा तर्क सही है कौन सा नहीं सही है। फटाफट पढ़िए और जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कथन क्या है कि क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तर्क क्या है कि हाँ, इससे सड़क दुर्घटनाएं और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे कि नहीं, यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को खत्म कर देगा। बताइए कौन कौन सा तर्क इसमें सही है, बताइए सब लोग फटाफट। तो इसमें केवल पहला वाला सही है। ठीक है, केवल तर्क फर्स्ट आपका पर्याप्त है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है इसमें। बताइए कौन सी आकृति दूसरों से भिन्न है। ये वाली आकृति है ना, ये वाली आकृति सबसे भिन्न है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए में देखेंगे, बी में देखेंगे, डी में देखेंगे, ये आकृति बनी हुई है तो इसका जल प्रतिबिंब है, उल्टा लिख दिया गया।
ये दोनों उसी तरीके से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। आज छोटी क्लास थी, इसके बाद जो हमारे चैनल पे क्लास होगी शाम को 6:45 को होगी, तो जुड़ना मत भूलना। ओके, अगर बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो हमारे एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। बाकी आप ये मेरा नंबर नोट करके रखो 7905632533 पे आपको मैसेज करना है, जानकारी आपको दे दी जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।